वोटिंग राइट्स को खत्म करने वाला पहला देश। इस्लामिक टेररिज्म को लेकर जो बवाल मच रहा है पूरे वर्ल्ड में, चाइना को छोड़कर सारे देशों में जो इस्लामिक टेररिज्म की बात चल रही है, जो घटनाएं घट रही है, इस्लामिक टेररिज्म इतना बढ़ा हुआ है, फिर भी इस कौम के लोग इस बारे में बात तक नहीं करना चाहते। ऐसे में इस्लाम की बातें डिस्कस भी नहीं करना चाहते। सारे देशों में मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से अब ये कहने लगे हैं उलिमी, मतलब ये कि हमसे बढ़कर कोई नहीं। टेररिज्म इतना ज़्यादा बढ़ गया है, फिर भी इस रिलीजन के लोग इस रिलीजन को डिस्कस करना नहीं चाह रहे हैं। ऐसे में म्यांमार में जो 2020 में चुनाव हुआ है, वो सारी दुनिया के लिए इलस्ट्रेशन है, खास करके भारत के लिए। उस चुनाव में क्या हुआ, 2012 तक म्यांमार आज़ाद नहीं था, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी, मिलिट्री शासन रहा। मिलिट्री ने भी एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जिसमें भी बहुत सारी गड़बड़ी है। वहाँ की जो कत्ले लीडर है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, आंग सान सू की, वो लगातार जेल में रही, कैद में रही। आज उनकी उम्र 67 साल की है। उनकी पार्टी ने जो ये दूसरा चुनाव है, पहला चुनाव 2015 में हुआ था। हालांकि 2008 में वहाँ पर मिलिट्री शासन लागू था, मिलिट्री ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उसमें भी गड़बड़ी थी। लेकिन फिर भी 2015 के बाद 2020 में आंग सान सू की पार्टी मेजॉरिटी लेकर आ रही है। वहाँ पर 322 सीटें चाहिए थी, अभी 346 सीटों पर चल रही हैं आंग सान सू और उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी। उनके पास 397 सीट्स की खबर आ रही है आउट ऑफ 413 सीट्स में। ऐसे सिचुएशन में जो उनकी पार्टी ने जीती है, उससे अल जजीरा नामक न्यूज़ चैनल और खाड़ी देशों के मुस्लिम देश चिल्ला रहे हैं कि हम इस चुनाव को नहीं मानते। अब भाई उनको क्या हक है इस चुनाव को नहीं मानने का? क्या वजह है कि वो इस चुनाव को नहीं मानना चाहते हैं? म्यांमार ने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप लेते हुए एक नया प्रयोग किया, और वो प्रयोग क्या है? प्रयोग ये है कि 15 लाख माइनॉरिटी मुस्लिमों को उन्हें वोटिंग राइट्स से मना कर दिया है। मिलिट्री शासन में जो उनके अपोजिशन में थे, उन लोगों ने भी मना कर दिया, यानी कि एक सहमति बनी। वहाँ पर 4 करोड़ वोटर्स होते हैं। उस 4 करोड़ वोटर्स में गड़बड़ी फैलाने वाले 15 से 20 लाख वोटर्स, उनको अनऑफिशियली लोग कहते हैं कि 40 लाख भी हो सकता है, उन्हें वोटिंग लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। 15 से 20 लाख जिनका नाम कभी वोटर लिस्ट में था, वो वोट देने नहीं दिया गया। अल जजीरा न्यूज़ चैनल और खाड़ी देशों के मुस्लिम देशों ने आवाज़ उठाया और कहा कि ये इनके फंडामेंटल राइट्स है और इन्हें वोट देने नहीं दिया गया। इन देशों ने कहा भाई मुसलमान जो वहाँ के माइनॉरिटी हैं, उन्हें वोट देने नहीं दिया गया। इन खाड़ी देशों के लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि पाकिस्तान में भी वहाँ के माइनॉरिटी को वोटिंग राइट्स पाकिस्तान ने नहीं दिया है, जैसे कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध। उन्हें पाकिस्तान के इस बिहेवियर पर भी आवाज़ उठानी चाहिए। म्यांमार चूँकि 1935-36 तक भारत का ही एक अभिन्न अंग था, भारत का ही हिस्सा था। माउंटबेटन अगर गवर्नर जनरल म्यांमार का था तो भारत का भी था, इससे से दोनों जगह का था। 1937 तक म्यांमार भारत का ही हिस्सा था, इसलिए रंगून में बहादुर शाह जफर की कब्र बनी हुई है। रंगून में कैदियों को रखा जाता था, काला पानी की सज़ा भी वहीं पर होती थी। इसलिए हमारा और म्यांमार का काला पानी की सज़ा के कैदियों को रंगून में रखा जाता था, इसलिए हमारा और म्यांमार की ट्यूनिंग अच्छी खासी मिलती है। 2012 में जब डेमोक्रेसी बहाल हुई म्यांमार में, तब म्यांमार लगातार चाहता रहा भारत के साथ कोलैबोरेशन करने का, लेकिन उस वक्त की कांग्रेस और कांग्रेसी सरकार ने कभी भी ऐसी कोई कोशिश नहीं की कि म्यांमार भारत के साथ मिल सके। म्यांमार लगातार कोशिश करता रहा कि भारत के साथ कोलैबोरेशन करे, भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। म्यांमार का पेरेंट कंट्री भी भारत ही है, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश का पेरेंट कंट्री हिंदुस्तान है, वैसे ही म्यांमार का
पेरेंट कंट्री भी भारत ही है। लंबे समय तक हिंदुस्तान का ही शासन था, 1937 तक, अंग्रेजों के शासनकाल तक। अगर 1937 में आज़ादी घोषित की होती तो म्यांमार हिंदुस्तान के साथ ही इंडिपेंडेंट होता। चूँकि म्यांमार 1935-36 में अलग देश बन चुका था, इसलिए उसकी आज़ादी की घोषणा भी बाद में हुई। उस समय की जो कांग्रेस सरकार थी, उसने कभी ये कोशिश नहीं की कि म्यांमार भारत के साथ मिले। ये भी कोशिश नहीं की कि म्यांमार भारत का अभिन्न अंग था और फिर से अभिन्न अंग हो जाए। म्यांमार ने कभी भी ये ऑब्जेक्शन नहीं लिया कि वो भारत का हिस्सा होना नहीं चाहता है। इतिहास गवाह है कि म्यांमार ने कभी भी भारत का विरोध नहीं किया। जब 2014 में मोदी जी की सरकार भारत में बनी, तब आंग सान सू की ने दृढ़ता के साथ भारत के साथ खड़े होने की कटिबद्धता दिखाई, भारत के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने की कटिबद्धता दिखाई। हम सब जानते हैं कि भारत की एक बड़ी समस्या है रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम। म्यांमार रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार की समस्या है। म्यांमार के दक्षिण प्रांत में मुसलमानों ने हम ही प्रमुख है यह कहकर बौद्धों के मठों पर हमला कर दिया था और बौद्धों को बहुत बड़े लेवल पर परेशान किया था और बहुत बड़े लेवल पर बौद्धों को परेशान करना शुरू कर दिया था। दक्षिण प्रांत के बौद्धों ने रिटेलिएशन में, जब उन्हें लगा कि पानी सर के ऊपर से जा चुका है, ऐसे सिचुएशन में हम सब जानते हैं कि बौद्ध हिंदू समुदाय का ही सब सेक्ट है, जो शांति के अलावा कुछ सोचते ही नहीं। शांति और सिर्फ शांति। किसी भी जीव की हत्या करना नहीं चाहते, वे चींटी की हत्या करना भी नहीं चाहते। सिर्फ शांति और ह्यूमन राइट्स। अब जब बौद्ध समुदाय को बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, बहुत ज़्यादा सताया गया, तब उनके सब्र का बांध टूट गया और रिटेलिएशन में वहाँ पर म्यांमार में बौद्ध वर्सेस मुस्लिम हो गया और मुस्लिम वहाँ से निकलकर भागे, जिनको हम रोहिंग्या कहते हैं। रोहिंग्याओं ने एक समय म्यांमार में अति कर दिया था। इतनी ज़्यादा मुसलमान परेशान कर रहे थे बौद्धों को कि बौद्धों के लिए भी उनको ऑबलाइज करना असंभव हो गया था। इस चुनाव में वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक पार्टीज है, उन्होंने ये तय किया कि रोहिंग्यास और माइनॉरिटी जो वहाँ पर इस तरह के दंगों में जिनका रोल रहा हो, भले ही उसमें से 2 लोगों का नाम हो या 2000 का या फिर 20 लाख लोगों का नाम हो, हम उनको वोट डालने नहीं देंगे। उनको डेमोक्रेटिक सिस्टम से बाहर कर दिया। डेमोक्रेटिक सिस्टम से बाहर निकालने का ये नतीजा निकला कि पूरे म्यांमार में जश्न मनाया गया और उन्होंने कहा कि ये लोग हमें डिस्टर्ब करते हैं, ये हमारे संविधान को नहीं मानते। संविधान के ऊपर कोई दूसरा सेक्ट मानते हैं, कोई दूसरी किताब मानते हैं और ये नहीं सुधर रहे हैं, तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं, हम इनको स्वीकार नहीं कर सकते। इन लोगों ने पहले मारपीट की। अब सिचुएशन ये है कि वे लोग वापस जा चुके हैं। भारत और म्यांमार में अग्रीमेंट हुआ, म्यांमार उन्हें वापस लेने को तैयार है। जब एनआरसी के द्वारा उन्हें चिन्हित करके उन्हें वापस भेजा जाएगा तो म्यांमार उन्हें वापस लेने को तैयार है। बांग्लादेश को भी वापस करेंगे तो बांग्लादेश भी लेने को तैयार है। चूँकि रोहिंग्या वहाँ से बांग्लादेश आया और फिर बांग्लादेश से हिंदुस्तान, बांग्लादेश के रूट से भारत में आया और भारत में घुसते घुसते भारत के सबसे ऊपर उत्तरी छोर कश्मीर में घुसा और कश्मीर में 35A और 370 के होने के बावजूद वहाँ के रूलर और वहाँ के रूलिंग पार्टी ने कहा कि हम इनको यहाँ बसाएंगे और इन्हें कश्मीर में बसा दिया गया। पाकिस्तान ने इन्हें शरण नहीं दी, हिंदुस्तान में शरण स्थली बन गई। इलीगल इनफिल्ट्रेशन, कुछ लोग लीगली आए हैं, ज़्यादातर लोग इलीगल इनफिल्ट्रेशन कर चुके हैं और जो लोग लीगली आए हैं उनको हम रिफ्यूजी कहते हैं। इनको वापस लेने के लिए आंग सान सू की तैयार है, एक खुद जाने को तैयार नहीं। और भारत के मुसलमान एनआरसी का विरोध करते हैं और कहते हैं कि हम इनको जाने नहीं देंगे। लेकिन म्यांमार ने जो इनिशिएट किया है और उस इनिशिएशन में जब उन्होंने ये घोषणा की कि हम इनको वोटिंग प्रोसेस में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आने नहीं देंगे, अगर आप यहाँ के संविधान को नहीं मानते, आप हमारे कानून व्यवस्था को नहीं मानते, हमारी व्यवस्था के ऊपर कोई और व्यवस्था को मानते हैं और आपको लगता है कि आप इस्लामिक कट्टरता चरमपंथ को फैलाएंगे,
आप ही सब कुछ हो और ये आपका फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट की तो बात छोड़ दीजिए, आपको हम वोटिंग राइट्स भी नहीं देंगे। सत्ता परिवर्तन में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब मुस्लिम संगठन सारे संसार में चिल्ला रहे हैं कि ये सही नहीं है, ये उनके फंडामेंटल राइट्स है, उनको वोट डालने नहीं दिया गया। पर उनका तर्क बिल्कुल ठीक है कि देखिए, जो हमें डिस्टर्ब करेगा हम उनको उनके वोटिंग राइट से डिप्राइव कर देंगे, हम उनको वोट डालने नहीं देंगे। 2020 का ये पहला चुनाव है पूरे संसार का जिसमें म्यांमार ने उस पर इनिशिएट किया है कि जो डिस्टर्बिंग कम्युनिटी है उस पूरी कम्युनिटी को ही इलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिया। इससे सारे संसार को सबक लेना चाहिए कि जो भी कम्युनिटी है, मेजर हो या माइनर, जो इस तरह की गड़बड़ी करेगा उसे वोटिंग राइट से अलग कर दिया जाना है। जो भी हो, वो कम्युनिटी किसी भी पंथ का हो जो एथनिकली डील करता है और मानता है कि वही सब कुछ है, तो ऐसे कम्युनिटी को सारे राष्ट्र का अधिकार बनता है कि उनको वोटिंग से वंचित कर देना है ताकि सत्ता परिवर्तन में उनकी कोई भागीदारी न बन सके और वो अलग थलग पड़ जाए और भविष्य में सोचे नहीं कि देश के संविधानों के प्रति, देश की व्यवस्था के प्रति, देश के व्यवस्था के अगेंस्ट जाकर कोई स्टेप लेते हैं। वेलकम। आंग सान सूची और प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके बधाई दी और कहा कि आगे हम साथ मिलकर काम करेंगे। इससे क्या भारत उनसे कुछ सबक ले सकते हैं? संसार की कोई भी डेमोक्रेटिक इस तरह के स्टेप लेगी। जो भी लोग चिन्हित किए जाए, ऐसे लोगों को वोटिंग राइट से वंचित किया जाए। वंदे मातरम।